चलिए देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन का नामकरण किस प्रकार किया जा सकता है, यानी वे जो कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से संबंधित होते हैं। यदि मैं संक्षेप में आपको याद दिलाऊं तो एल्केन वे होते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य केवल एकल बंध पाए जाते हैं। एल्कीन वे होंगे जिनमें कम से कम एक कार्बन परमाणु युग्म के बीच द्विबंध हो, और एल्काइन वे होंगे जिनमें कम से कम एक त्रिबंध पाया जाता है। और हमने देखा था कि इस प्रकार के यह काफ़ी अधिक संख्या में होते हैं, इसी कारण हमें इनका नामकरण करना आना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम किसी हाइड्रोकार्बन के बारे में बिना उसके नाम के बात नहीं कर सकते हैं, हमें किसी ना किसी नाम से उसको बुलाना होगा। अब देखिए, ऐसा हो सकता है कि हम उनको ऐसे ही कोई भी नाम दे देते, लेकिन क्योंकि ये संख्या में बहुत अधिक है तो उन नामों को याद रखना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारे पास में उनका नामकरण करने के लिए एक पद्धति होनी चाहिए, और हमारे पास है भी। देखिए, हर हाइड्रोकार्बन के नाम में एक होता है रूट वर्ड यानी मूल शब्द, और दूसरा होता है सफिक्स यानी अनुलग्न। जहां पर मूल शब्द हमें यह बताता है कि इसमें कितने कार्बन के परमाणु हैं, और सफिक्स हमें यह बताता है कि ये एल्केन है, एल्कीन है या फिर एल्काइन है। यानी यह बताएगा कि समस्त एकल बंध है या फिर इसमें कोई द्विबंध या त्रिबंध भी है। और केवल इन दो जानकारी से हम कई हाइड्रोकार्बन के नाम लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं किसी एक हाइड्रोकार्बन की बात करता हूं जिसमें दो कार्बन है और उनके बीच में एक द्विबंध है। तो आप केवल इन दो जानकारियों से ये पता लगाने में सक्षम हैं कि मैं कौन से हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूं। तो देखिए, यहाँ पर दो कार्बन है और उनके बीच में एक द्विबंध है, और बाकी यहाँ पर जो भी सारी संयोजकताएं हैं वो हाइड्रोजन के द्वारा पूरी कर दी जाएंगी, क्योंकि यह एक हाइड्रोकार्बन है। तो इसका मतलब यह हाइड्रोकार्बन होगा जिसकी मैं बात कर रहा था। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम इसका नामकरण करने के लिए केवल दो जानकारियों को उपयोग में ले सकते हैं और उसका नाम लिख सकते हैं। चलिए एक एक करके इनकी विस्तार से बात करते हैं। देखिए, रूट वर्ड यानी मूल शब्द यह दर्शाता है कि इसमें कितने कार्बन के परमाणु उपस्थित है, और पारंपरिक रूप से हम इन मूल शब्दों का उपयोग करते आ रहे हैं। यदि इसमें केवल एक कार्बन परमाणु है तो हम मैथ का उपयोग करते हैं, 2 के लिए एथ का, 3 के लिए प्रॉप का, 4 के लिए ब्यूट का, और इसी प्रकार यह आगे भी हम उपयोग में लाते हैं। उदाहरण के लिए यदि हमारे पास में इस अणु का नामकरण करने के लिए हो तो सबसे पहले मैं केवल कार्बन के परमाणुओं को देखूंगा, और यहां मैं देख सकता हूं कि 3 कार्बन के परमाणु हैं और 3 के लिए हम मूल शब्द प्रॉप का उपयोग करते हैं। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि इसके लिए हम कौन सा मूल शब्द प्रयोग में लेंगे? एक बार वीडियो को रोकें और खुद से पता लगाने की कोशिश करें। चलिए अब देखते हैं। इसमें केवल एक कार्बन परमाणु है, और एक कार्बन के लिए हम मैथ का उपयोग करेंगे। और चलिए एक उदाहरण यहाँ पे और लेते हैं। इस अणु को देखिए और वीडियो को रोककर पता लगाने की कोशिश करें कि इसके लिए मूल शब्द क्या होगा। और यदि आप यहाँ देखें तो इसमें 2 कार्बन परमाणु है और 2 के लिए हम एथ का उपयोग करेंगे। चलिए अब अनुलग्न या सफिक्स की बात करते हैं। देखिए, ये वो शब्द है जिसको मूल शब्द के साथ जोड़ा जाता है और जो ये बताता है कि यह एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। उदाहरण के लिए यदि अणु में कार्बन के परमाणुओं के मध्य केवल एकल बंध है तो यह एल्केन होगा और मूल शब्द में एन जोड़ा जाएगा। यदि इसमें एक द्विबंध भी हुआ तो यह एल्कीन हो जाएगा और इसमें ईन जोड़ा जाएगा। यदि इसमें एक भी त्रिबंध हुआ तो इसमें आइन जोड़ा जाएगा। उदाहरण के लिए यदि हम इस पहले अणु को देखें और यदि मैं केवल कार्बन के मध्य उपस्थित बंधों को ध्यान से देखूं तो यहां पर एक द्विबंध दिखाई देगा। इसका मतलब यह हुआ कि यह श्रृंखला एल्कीन से संबंधित है और इसलिए इसके साथ में जो सफिक्स लगेगा वह ईन होगा। चलिए इसको लिख लेते हैं। इसका मतलब यहां पर इसका नाम प्रोपीन हो जाएगा। अब यदि आप इस उदाहरण में देखें तो यहां केवल एक कार्बन परमाणु है और एल्कीन और एल्काइन के लिए आपको कम से कम 2 कार्बन की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह एल्केन से संबंधित है और मूल शब्द में एन लग जाएगा, तो इस अणु का नाम मेथेन हो जाएगा। अब चलिए इस उदाहरण की बात करते हैं, और यदि मैं केवल कार्बन के मध्य इस बंध को देखूं तो यह त्रिबंध है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह एल्काइन है और इसका सफिक्स
आइन होगा। तो इसका मतलब मूल शब्द के साथ में हम आइन जोड़ देंगे, तो इस प्रकार इस अणु का नाम एथआइन हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने सीखा कि हाइड्रोकार्बन का नामकरण किस प्रकार किया जा सकता है। इसमें दो भाग होते हैं। पहला होता है मूल शब्द, जो हमें यह बताता है कि इसमें कितने कार्बन के परमाणु उपस्थित हैं। दूसरा होता है अनुलग्न, जो यह बताता है कि ये एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। लेकिन हमें यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी होगी कि हम यहाँ एकल कार्बन श्रृंखला की बात कर रहे हैं। यहाँ पर इसके ऊपर कोई दूसरी शाखा नहीं है। यदि इसके ऊपर कोई दूसरी शाखा होगी तो मूल शब्द के नियम में कुछ परिवर्तन हो जाएगा, जिनकी बात हम आगे की कुछ वीडियोस में करेंगे। और एक बात और, हम सामान्य एल्कीन और एल्काइन की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पर केवल एक ही द्विबंध और एक ही त्रिबंध हो सकता है। देखिए, एक एल्कीन में एक से अधिक द्विबंध भी हो सकते हैं, लेकिन उससे ये अनुलग्न के नियम कुछ बदल जाएंगे, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अभी तक हमने देख लिया है कि हमारे पास में किसी हाइड्रोकार्बन की संरचना हो तो हम उसका नाम किस प्रकार लिखेंगे। अब क्या होगा यदि मैं आपको उसका अणुसूत्र दूं, जैसे C4H8, तो यदि आपको कुछ पता नहीं भी हो तो आप यही सोचेंगे कि हमें ठीक वैसा ही करना चाहिए जैसा पहले किया था। हमें देखना चाहिए इसका मूल शब्द क्या होगा और फिर इसका अनुलग्न क्या होगा। तो मूल शब्द यह दर्शाता है कि इसमें कार्बन के परमाणु कितने हैं। तो यह देखना काफी आसान है, क्योंकि यह पहले से दिया हुआ है कि इसमें C4 लिखा हुआ है, तो कार्बन परमाणु 4 हैं और 4 के लिए हम ब्यूट का उपयोग करेंगे। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो अब हम देखेंगे कि अनुलग्न जो कि दर्शाता है कि ये एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। अब हम ये पता कैसे लगाएं कि यह क्या होगा। तो यदि आप याद करें तो हमने पढ़ा हुआ है कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का सामान्य अणुसूत्र क्या होता है। एल्केन के लिए यह CnH2n+2 होता है। इसका मतलब सभी एल्केन के अणुओं में कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात यही होगा, यानी एल्केन में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से 2 गुनी से 2 ज्यादा होगी। और एल्कीन का अणुसूत्र CnH2n होता है, जिसका मतलब यह हुआ कि इनमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से 2 गुनी होगी। और एल्काइन के लिए सामान्य अणुसूत्र CnH2n-2 होता है, जिसका मतलब यह हुआ कि इसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के 2 गुनी से 2 कम होगी। तो इनका उपयोग करके हम ये पता करेंगे कि यह अणु एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। और यहाँ मैं देख सकता हूँ कि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से 2 गुनी है और ऐसा एल्कीन के लिए होता है, तो यह एल्कीन होना चाहिए और इसके लिए हम सफिक्स ईन का उपयोग करेंगे। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, इसका नाम ब्यूटीन होना चाहिए। तो चलिए अब इनका उपयोग करके कुछ और उदाहरण करते हैं। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस वीडियो को एक बार रोकिए और खुद से इनका नाम लिखने का प्रयास करें। तो चलिए देखते हैं। इस अणु में 6 कार्बन है और 6 के लिए हम हेक्स मूल शब्द का उपयोग करते हैं। अब चलिए देखते हैं कि एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, यानी इसका सफिक्स क्या होगा। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका यह है कि हम यह देख लें कि क्या हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से 2 गुनी है, और यदि ऐसा होगा तो यह एल्कीन होगा, और यदि यह 2 गुने से 2 ज्यादा होगा तो यह एल्केन होगा, और 2 गुने से 2 कम होगा तो यह एल्काइन होगा। तो यहां हम देख सकते हैं कि 6 कार्बन है और इसका 2 गुना 12 होगा, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन की संख्या इससे 2 ज्यादा है तो यह एल्केन होगा और यहां सफिक्स एन हो जाएगा। तो इस अणु का नाम हेक्सेन हो जाएगा। तो चलिए अब इस अणु की बात करते हैं। इसमें 9 कार्बन के परमाणु हैं और 9 के लिए हम मूल शब्द नॉन का उपयोग करते हैं। अब चलिए यह देखते हैं कि एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। देखिए 9 का 2 गुना 18 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु उससे 2 कम हैं तो यह एल्काइन हो जाएगा। हम यहाँ पर आइन का उपयोग करेंगे, इसका मतलब इस अणु का नाम नोनाइन हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन का नामकरण किस प्रकार किया जा सकता है। सबसे पहले हम मूल शब्द का पता लगाते हैं, जो कि इस बात पर निर्भर करेगा कि इसमें कितने कार्बन के परमाणु हैं, और फिर हम यह पता लगाते हैं कि इसका अनुलग्न क्या होगा, यानी ये एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। यदि हमारे पास में इसकी संरचना हो तो हम केवल एकल बंध, द्विबंध या त्रिबंध को देखकर यह पता लगा सकते हैं, और यदि इनका अणुसूत्र हमें दिया हो तो हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के सामान्य अणुसूत्र से इसका पता लगा सकते हैं।